आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूक्रेन और रसिया का जो इशू चल रहा है उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूक्रेन का लोकेशन है कहाँ, वह पृथ्वी पे कहाँ लाई करता है। तो आप देखेंगे कि रसिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है उससे सटते हुए यूक्रेन लगता है। यूक्रेन के अगर आप नॉर्थ हिस्सा में देखेंगे तो आपको बेलारूस मिलेगा, और यूक्रेन के अगर आप वेस्ट हिस्सा में देखेंगे तो आपको यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज उधर से लगते हैं, और उसके साउथ में आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। तो ये रही यूक्रेन के लोकेशन की बात। आप देख रहे हैं यूक्रेन की सीमा सीधे तौर पे रसिया से लगती है, और बेलारूस रसिया का एक काफ़ी अच्छा दोस्त है, काफ़ी लंबे समय से रहा है। तो एक तरह से कहिए कि रसिया का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा यूक्रेन के नॉर्दर्न पार्ट में भी है। अभी जो इशू चल रहा है वो क्यों चल रहा है? यूक्रेन और रसिया के बीच में दो मुख्य विवाद के कारण हैं। सबसे पहला जो उनके बीच में विवाद का कारण है वह है कि यूक्रेन रसिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि यूक्रेन रसिया के लिए एक बफर स्टेट का काम करता है। क्योंकि आप देखेंगे यूक्रेन का जितना वो हिस्सा कवर करता है, तो रसिया और नाटो के जो देश है उन दोनों के बीच में यूक्रेन एक अच्छा बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। तो एक तो सबसे पहला रसिया का जो यहाँ पे गंभीरता यूक्रेन को लेके पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा आप देखेंगे तो यूक्रेन और रसिया के बीच में कुछ जमीनी क्षेत्र को लेकर भी विवाद है, जैसे कि आपने क्रीमिया के बारे में सुना होगा, और अभी रसिया से सटते हुए, रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर सटते हुए एक डोनबास का क्षेत्र हम लोग कहते हैं यूक्रेन में। अगर डोनबास में देखें तो आप दो क्षेत्र उसके अंदर लुहांस्क, और एक लुहांस आता है और दूसरा आपका आता है दोनेत्स्क और लुहांस। इन दोनों को मिला के हम लोग डोनबास का क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कि रशियन सपोर्टेड मिलिट्री वहाँ पे है, वेपन्स भी हैं, और यह लगभग विवाद 8 सालों से चल रहा है। इसको समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा यूक्रेन का उत्पत्ति देख लेते हैं। यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, और जब यूएसएसआर 1991 में टूटा तो 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन खुद को यूएसएसआर से अलग कर लिया, और 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगर हम वहाँ की कल्चरल और सोशल ग्रुप की बात करें तो यूक्रेन के आधा आबादी, लगभग 45% आबादी यूक्रेनियन एथनिसिटी की बात करते हैं। एथनिसिटी थोड़ा सा हम भारतीयों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि एथनिसिटी एक दूसरे प्रकार का सोशल विभाजन, एक सोशल डिवाइड का माध्यम बन जाता है। तो कुछ वहाँ पे आधे जो है वो यूक्रेनियन एथनिसिटी में विश्वास रखते हैं, आधे रशियन कल्चर और रशियन एथनिसिटी में विश्वास रखते हैं। वहाँ पे कुछ रिबेल ग्रुप भी हैं, जो आप डोनबास क्षेत्र अभी नक्शे में देखे, आपने मैप में देखा, उसी डोनबास क्षेत्र में कुछ रेबल ग्रुप भी हैं जो आर्म्ड हैं, जो जिनको मदद रशिया के द्वारा किया जा रहा है, रशिया मिलिट्री के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि रशिया इससे इनकार करता है, लेकिन सच्चाई सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर हम लोग वहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें, यहाँ मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रहा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, तो यूक्रेन में 3 तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे। एक वैसा आइडियोलॉजी जो प्रो वेस्टर्न है, मतलब ये बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करना चाहता है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सब विश्वास रखते हैं, और ये एंटी रशिया है, मतलब रशिया को अपोज करते हैं। दूसरा जो आइडियोलॉजी है वो कहते हैं हम लोग प्रो रशिया या फिर एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी, मतलब इस यूक्रेन के ही लोग जो रशिया में विश्वास रखते हैं कि रशियन कल्चर अच्छा है और उस हिसाब से चलना चाहते हैं, और ये लोग वेस्ट का पुरजोर विरोध करते हैं। उसमें जो तीसरा आइडियोलॉजी जो 5-6 सालों से उभर का आ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं रीजनल इंटरेस्ट वाली पार्टी, जो रीजनल और लोकल इशू को उठाती है, लेकिन अब ये उभर के एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अगर इसको भारत के संक्षेप में देखें तो जैसे आप समाजवादी पार्टी या आरजेडी, जेडीयू की बात करें तो यह एक लोकल पार्टी है, लेकिन जब ये पार्टी अगर नेशनल इंटरेस्ट पे आती है और नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ती है, तो यह पार्टी भी इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल संबंध से अपने आप को अछूत नहीं कर सकती, कभी ना कभी उन्हें फैसला लेना ही होगा। तो यह 3 तरह की वहाँ पे आइडियोलॉजी की बात की जाती है। यूक्रेन आज़ाद होने के बाद अभी तक उसमें 7 प्रेसिडेंट हुए, लेकिन 7 प्रेसिडेंट की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ पे 3 प्रेसिडेंट को जानने का आवश्यकता है। एक है विक्टर यानुकोविच, ये 2010 से लेकर 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहे। दूसरे हैं पेट्रो पोरोशेंको, यह 2014 से लेकर 2019 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहे। और अभी हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो 2019 से लेकर प्रेजेंट तक यह यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। विक्टर यानुकोविच
1980 के दशक में यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के भी सदस्य रहे। यानी कि अगर आप जान सकते हैं कि इनका जो विचारधारा जो भी हम चर्चा किए प्रो रशियन, यानी कि रशिया को ज़्यादा फेवर करने वाला रहा। यह 2010 फरवरी मार्च में जीत कर आए और जीतने के बाद 1 महीने बाद इन्होंने अप्रैल 2010 में एक एग्रीमेंट किया रशिया के साथ। रशिया के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट किया क्योंकि जब 1991 में रशिया और यूक्रेन अलग हो रहे थे तो उनके नवल वेस और जो बंदरगाह जिसको पोर्ट कहते हैं उसको लेकर थोड़ा सा विवाद था। तो स्टार्टिंग में आप क्रीमिया में अगर देखेंगे तो क्रीमिया के ब्लैक सी से जो लगता हुआ बॉर्डर है वहाँ पे एक बंदरगाह पड़ता है सेवेस्तोपोल पोर्ट। उस पोर्ट पे हालांकि क्रीमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था तो यूक्रेन ने उस पोर्ट को रशिया को दिया हुआ था कि आप यहाँ पे कार्य कीजिए, यह 25 साल आपके लिए है। तो अगर आप देखेंगे तो 1991 से लेकर 2015 में वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता। 2010 में एक एग्रीमेंट हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसमें रशिया ने यूक्रेन को प्रॉमिस किया कि वह यूक्रेन को जो गैस है, नेचुरल गैस है, वो 30% के डिस्काउंट पे देगा। बदले में यूक्रेन सेवेस्तोपोल पोर्ट और 25 साल के लिए बढ़ा देगा रशिया को। यह एग्रीमेंट हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो इससे लेके जो यूक्रेन में वैसे लोग थे जो वेस्टर्न विचारधारा को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो उनमें थोड़ा सा प्रेसिडेंट के प्रति गुस्सा का भाव उत्पन्न हुआ। इसके बाद जो विक्टर यानुकोविच थे उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने यूक्रेन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 111 को अमेंड किया। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंशियल टर्म की बात करता है, उन्होंने इसे बढ़ाकर एक तरह से अनलिमिटेड पीरियड तक ले जाने का प्रयास किया। जितने भी कम्युनिस्ट विचारधारा के देश से आपको ये चीज़ कॉमन दिखेगा, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, शी जिनपिंग हो या फिर ओटो वन बिस्मार्क हो, उन्होंने भी इस टाइप का काम करने का प्रयास किया था। तो इन्होंने भी ऐसा किया कि आर्टिकल 111 को अमेंड करके अपने टर्म को एक तरह से आजीवन तक उन्होंने उसको बढ़ा दिया। इसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट पे, यानी कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, उन पे करप्शन के चार्जेस लगे, उनके फैमिली मेंबर पे करप्शन के चार्जेस लगे, जिससे यूक्रेन के जनता में उनके प्रति ज़्यादा द्वेष और पैदा हो गया। और जब भी एक द्वेष पैदा हो जाता है तो एक पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है उसको कहते हैं हम लोग डैमेज कंट्रोल। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन करने का बात रखा। यह एग्रीमेंट से होता ये कि यूरोपियन यूनियन का एक तरह से सदस्य बन जाता है यूक्रेन की सरकार ऐसा बात अपने जनता में एक तरह से हाइप की, लेकिन जनता भी इससे खुश हो गया और जनता फिर प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने लगे। लेकिन प्रेसिडेंट साहब कुछ महीनों बाद अपने इस एग्रीमेंट से पीछे हट गया और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे और हम यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, जिससे कि जनता में काफ़ी द्वेष पैदा हो गया और इसके कारण वहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो गया। प्रोटेस्ट धीरे धीरे दंगा में तब्दील हो गया और ये इतना भयानक रूप ले लिया कि महीनों और सालों तक एक तरह से यूक्रेन में अशांति छाई रही। मिलिट्री को भी बुलाया गया और लोगों पर गोलियां भी चलवाई गई, काफ़ी लोग उसमें मारे भी गए। और लास्ट में क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो विरोध कर रहे थे, वो काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस पे कब्जा कर लिए, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस को जला भी दिए। इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं यूरो मैडन मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं यूरो मैडन मूवमेंट। इसके बाद क्या हुआ कि जो विक्टर यानुकोविच थे, इन्होंने रशिया के साथ एग्रीमेंट किया और यूरोपियन के कुछ नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करके यह विक्टर यानुकोविच अपने कुछ सदस्यों के साथ रशिया भाग गए और रशिया भाग गए तो जो यूक्रेन पार्लियामेंट था वह विक्टर यानुकोविच को ऑफिस से रिमूव कर दिया। इसके बाद जो यूक्रेन के नेक्स्ट प्रेसिडेंट हुए वह हुए पेट्रो पोरोशेंको और व्लादिमीर जेलेंस्की। यह दोनों प्रो वेस्टर्न विचारधारा के प्रेसिडेंट थे। यह प्रो रशियन थे और यह दोनों प्रो वेस्टर्न विचारधारा के प्रेसिडेंट माने जाते हैं। तो आपने देखा कि 2013 दिसंबर जनवरी में विक्टर यानुकोविच रशिया चले गए, रशिया भाग गए अपने कुछ दोस्तों और परिवार वालों के साथ। इसके बाद क्या हुआ कि रशिया, क्योंकि 2010 में आपने देखा यहाँ पे एग्रीमेंट हो चुका था, क्रीमिया में वो पोर्ट है, सेवेस्तोपोल पोर्ट है, रशिया ने क्या किया कि काफ़ी चालाकी से क्रीमिया में मार्च महीने में उसने अपनी सेना क्रीमिया में भेज दी। भेजने के बाद जो वहाँ का जो लेजिस्लेचर था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और अपने एक व्यक्ति को वहाँ पे बैठाया और तुरंत ही इलेक्शन करके उसे जितवा भी दिया और तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी कि अब क्रीमिया रशिया के साथ रहना चाहता है। तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रेटेजिकली तौर पे, काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिकली तौर पे रशिया ने क्रीमिया को अपने में
मिला लिया। इसी को हम लोग कहते हैं क्रीमिया विवाद। और इस तरह से रशिया ने क्रीमिया को एक तरह से 16 मार्च 2014 को स्वतंत्र हो गया, वह यूक्रेन से ऐसी घोषणा कर दी। और तब से लेकर क्रीमिया अभी तक रशिया के ही कब्जे में है। नेक्स्ट इस पे जो विवाद चालू हो गया कि ये जो अभी हम लोग दोनबास का क्षेत्र देखें, यानी कि लुहांस और लोरेंत्स का क्षेत्र, दोनबास का क्षेत्र, वहाँ पे जो रिबेल ग्रुप थे, जो रशिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनबास रशिया के बाउंड्री से सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे रशिया का वेपन्स और मिलिट्री हेल्प करते रहती है। हालांकि रशिया इस बात को डिक्लाइन करता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सत्य क्या है। 2014 जुलाई एक मलेशियन एयरक्राफ्ट था MH17 जो कि शॉट डाउन किया गया था इसी दोनबास के क्षेत्र में ही, और जो मिसाइल से उसको शॉट डाउन किया गया था वह एक रशियन मिसाइल थी, BUK मिसाइल थी, रशियन मिसाइल, उसी के द्वारा यह शॉट डाउन किया गया था। तो इसे सभी लोग को पता है कि रशिया का एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट इन रेबल ग्रुप को प्रमोट करने में है। उनको सिर्फ वेपन्स ही नहीं, सिर्फ गन्स ही नहीं, अपितु मिसाइल्स भी उसको दे रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल दे रहे हैं। काफ़ी यूक्रेन के भी कुछ एयरक्राफ्ट उसने पहले भी मार गिराए थे। और दोनबास का क्षेत्र इस कारण 2014 से एक तरह से पूरे मीडिया से और सभी जगह से कटा हुआ क्षेत्र है। दोनबास अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल रूप से यूक्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, एक तरह से वो इंडस्ट्रियलाइज इलाका है। और उस क्षेत्र पे अभी रशिया एक तरह से कब्जा किए हुए, रशिया का एक तरह से वहाँ पे कब्जा है। जिस तरह से हम एथनिसिटी की बात किए तो आप देखेंगे जितने भी एक आपको ईस्टर्न भाग जो दिख रहा है उसमें रशियन स्पीकिंग पीपल है, रशियन एथनिसिटी का ज़्यादा बोलबाला है। और इधर आप देखेंगे वेस्टर्न तरफ तो यहाँ पे वेस्टर्न एथनिसिटी है, वेस्टर्न कल्चर, डेमोक्रेसी और इन सभी वेस्टर्न विचारधारा के लोग ज़्यादा रहते हैं। इसी के बीच में दोनबास क्षेत्र में सीज फायर फिर होने लगा और इसी को रोकने के लिए एक मिन्स्क एग्रीमेंट लाया गया। मिन्स्क जो है एक जगह है बेलारूस में, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट लाया गया कि समझौता कराया जाए कि सीज फायर बंद हो जाए। इसमें रशिया ने अपने तरफ से रखा कि सीज फायर हम बंद करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले यूक्रेन सरकार को चाहिए कि वो दोनबास के क्षेत्र में को ऑटोनॉमी दे। ऑटोनॉमी मतलब एक तरह से स्वतंत्रता दे। अगर उदाहरण के रूप में आप समझे तो जैसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर को दिए हुए थे, एक तरह से उस टाइप का स्वायत्तता दे, वहाँ के गवर्नमेंट को अपना चुनने का पावर दे। और रशिया काफ़ी इसमें कॉन्फिडेंस है क्योंकि वहाँ पे रसनी एथनिसिटी के लोग हैं, तो वहाँ पे यूक्रेन या फिर वेस्टर्न विचारधारा के लोग वहाँ पे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यूक्रेन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, सबसे पहले रशिया अपनी सेना और अपनी वेपन को वहाँ से बाहर निकाले, फिर हम वहाँ पे लोकल चुनाव करेंगे। इनफैक्ट ऑटोनॉमी की बात नहीं कर रहा यूक्रेन बात कर रहा है लोकल चुनाव। अपने भाषा में समझे तो पंचायत लेवल का चुनाव, म्यूनसिपैलिटी लेवल का चुनाव की बात कर रहा है। तो इस कारण मिन्स्क एग्रीमेंट फेल हो गया। हालांकि यह दो हुए और दोनों एग्रीमेंट इसी कारण फेल हो गया। रशिया भी अपने बात पे अड़े हुए है, यूक्रेन भी अपनी बात पे अड़े हुए है। जब ये सब पूरा चल रहा था और पेट्रो पोरोशेंको जिनका एक झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ रहा, यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि क्या यहाँ पे इस समय तक किसी तरह से अमेरिका या यूरोपियन कंट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं की, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि ये चलते रहा 2019 तक और 2019 के बाद व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने एक स्टैइनमेयर फार्मूला की भी बात की कि हम स्टैइनमेयर फार्मूला पे आएंगे। स्टैइनमेयर फार्मूला कुछ नहीं है। स्टैइनमेयर फार्मूला एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा एक विशेष प्रकार का एग्रीमेंट दिया गया कि इस एग्रीमेंट करके रशिया और यूक्रेन अपने विवाद को निपटारा कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं बनी और ये विवाद अटका रह गया। यहाँ पे जो सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन के पास यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप है, तो नहीं। क्या यूक्रेन के पास नाटो का मेंबरशिप है, तो नहीं। हाँ, यूक्रेन के पास एक मेंबरशिप है जिसको हम लोग कहते हैं DSFTA। यह मेंबरशिप यूरोपियन यूनियन उनके साथ करती है जिनके साथ वो एक तरह से ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। तो यह एक ट्रेड एग्रीमेंट है यूक्रेन के साथ। अगर यहाँ पे हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, तो अगर यूरोपियन यूनियन अपना मेंबरशिप प्रोवाइड करती यूक्रेन को भी, तो क्या होगा, यूक्रेन की आबादी करोड़ों में है, तो यूक्रेन से काफ़ी लोग यूरोपियन यूनियन से सटे हुए देश की तरफ आएंगे, जिससे कि यूरोपियन यूनियन में एक तरह से वहाँ पे इमिग्रेशन हो जाएगा, एक तरह से पॉपुलेशन का वृद्धि हो जाएगा। और लोग तो मासूम होते हैं, उनको तो जहाँ एक बेटर ज़िंदगी मिले वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो इस कारण यूरोपियन यूनियन के भी काफ़ी देश इस चीज़ को सहमत नहीं कर रहे हैं कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल
किया जाए। जहाँ तक कि दूसरी बात आती है नाटो की, तो नाटो का अगर हम बात करें, अगर यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप दिया जाए तो ऑलरेडी दोनबास का क्षेत्र तो यूक्रेन का ही है और क्रीमिया का क्षेत्र भी यूक्रेन का ही है, और इसमें रशियन मिलिट्री घुसी हुई है, एक तरह से क्या टेरिटरी को इन्वेड कर चुकी है ऑलरेडी। अगर यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप दे दिया जाएगा तो द मोमेंट जिस समय उसको नाटो का मेंबरशिप दे दिया गया उसके अगले ही सेकेंड नाटो कंट्रीज को अपना पूरा सेना, अपना पूरा रिसोर्स यूक्रेन के टेरिटरी में भेजना होगा, क्योंकि रशियन मिलिट्री ऑलरेडी उसके टेरिटरी में इन है। और नाटो का यही तो मकसद है कि कोई भी अगर हमारे, उनका जो मेन बेस है, जो आधार है, वही तो है कि कोई भी हमारे दोस्त के टेरिटरी में अगर घुसेगा तो पूरा देश मिलके अटैक करेंगे। हाँ, यहाँ पे सवाल आती क्या ये करेगा नाटो, जो जिसको अमेरिका लीड कर रहा है? तो आप देख रहे कि अमेरिका अभी अभी अफगानिस्तान से बाहर आया है, और अगर अमेरिका ऐसा करता है, मतलब एक कहते हैं कि जहां कोई मतलब नहीं, बीच में अगर टांग फंसाता है, तो ये पूरी संभावना है कि जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी घटेगी, जो ऑलरेडी कुछ समय से घट चुकी है वो और भी ज़्यादा घट सकती है। और अमेरिका का एक तरह से बदनामी जो अफगानिस्तान के बाद हुआ, जिस तरह से वो बाहर निकली और वहाँ पे जिस तरह से घटना बदला, वो हम लोग देखें, अमेरिका का बदनामी और अधिक हो सकता है उस क्षेत्र में, और अमेरिका और बदनाम हो सकता है। अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो आप देखें इतना इशू चल रहा है, लेकिन आपको कोई भी यूरोपियन यूनियन का देश, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, बहुत ज़्यादा उसके तरफ से कोई स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जर्मनी ने थोड़ा सा एक मदद किया कि मेडिकल एड प्रोवाइड करने का काम किया यूक्रेन की आर्मी को। अमेरिका क्योंकि थोड़ा सा उन लोगों से दूर है, वो अलग है, थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन से अलग रहता है, तो उस कारण उसने एक तरह से जो कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा डराने धमकाने का कार्य किया है। लेकिन आपने देखा रिपोर्ट में कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की ने वेस्ट को एक तरह से वार्न करते हुए कहा कि आप इस मैटर को और अधिक ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे यूक्रेन की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूसरी बात आती है कि क्या यूरोपियन यूनियन को रसिया से कुछ फ़ायदा है? तो फ़ायदा है। रसिया यूरोपियन यूनियन का यानी कि यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं उनका 70% से अधिक नेचुरल गैस का सप्लायर है, और अगर रसिया ने गैस ऑफ कर दिया तो यूरोपियन यूनियन की 80% से अधिक फैक्ट्री बंद हो जाएगी। यानी कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश पड़ते हैं उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, जिससे यूरोपियन यूनियन के देशों को या वेस्ट की देशों को काफ़ी भारी और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा, अगर इसमें जब जैसे हम चर्चा की है यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो में सम्मिलित किया जाए तो एक तो जो इमिग्रेशन फ्लक्स होगा, यूरोप के देश चाहे जर्मनी है, जर्मनी ने 2015 के बाद जो सीरिया से जो मुस्लिम लोग भाग के आए थे उनको वापस अपने लिए दरवाज़ा खोला, जिससे जर्मनी को अलग अलग क्राइसिस देखने को मिले। चाहे आप रेप की बात करें या बाकी सब संख्या, रेप की संख्या की बात करें तो 20% से उभर के 33% हो गए मात्र 3 सालों में। तो एक तरह से यूरोप में भी अभी उनमें क्षमता नहीं है कि इमिग्रेशन को ले सके, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को ले सके, क्योंकि यूरोप के देश के लोग और यूरोपियन जो उनके पॉपुलेशन है, जो उनके नागरिक है, इस चीज़ का खुद विरोध कर रहे हैं और सरकार भी विरोध कर रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर एक तरह से बर्डन आ जाएगा। क्योंकि अगर मेंबरशिप दे दिया जाए तो यूक्रेन के लोग तो इधर आ जाएंगे इमिग्रेशन करके, और फिर उनके ऊपर एक बर्डन बढ़ जाएगा। तो इस कारण ये देश चुप हैं। हाँ, आप अगर इंडियन मीडिया खोलेंगे तो अब न्यूक्लियर वार हो ही गया, अब तो बम गिरिए जाएगा, टाइमो चला देता है कि बस 2 घंटा है न्यूक्लियर बम गिरने में और वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो ही गया। तो हम टीवी देख रहे थे, ऐसे ये लोग बताते हैं। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब हम लोग मॉडर्न वारफेयर स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है मिलिट्री डिटरेंस। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि युद्ध, देखिए एक आसान भाषा में कहते हैं ना कि गाली सब आता है लेकिन देता जाहिल है। तो जब हम मॉडर्न वारफेयर की बात करते हैं तो उसमें डिटरेंस की तकनीक को यूज़ में लाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम मार ही देंगे, लेकिन डराते मार देंगे, कुछ इस टाइप का ये काम करता है। जैसे आप इसका एक अच्छा उदाहरण इंडिया और चाइना में भी देखे होंगे। मिलिट्री डिटरेंस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको हेवी आर्मी डिप्लॉय करना पड़ता है फ्रंट बेस पे, तो दोनों कंट्री फ्रंट फुट पे हेवी आर्मी डिप्लॉय करती है। सेकेंड स्टेप में क्या करती है, मोर्टार्स और टैंक वगैरह को डिप्लॉय किया जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जितने भी न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट होते हैं उनको फ्रंट बेस पे डिप्लॉय किया जाता है और उनसे रेकी करवाई जाती है कि ये इसके सीमा में उड़ रहा है, दूसरा कंट्री अपना सीमा में उड़ा रहा है, सीमा के पास उड़ा रहा है। तो इस तरह से एक तरह से हुंकार भरी जाती है दोनों तरफ से। लेकिन समझदार है सभी देश,
और सभी जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। ठीक है, जीत तो किसी एक की होगी, लेकिन जान माल का खतरा दोनों देश को होगा, चाहे दो देश कोई कितना बड़ा ही क्यों ना हो, कितना छोटा ही क्यों ना हो। तो इस तरह से एक तरह से आप देखें तो वेस्टर्न और रशियन कंट्री के द्वारा एक तरह से एस्केलेट किया जा रहा है मैटर को। वार होने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि समझदार देश लड़ते नहीं, वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भली भांति जानते हैं। हाँ, यहाँ पे आ सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे देखें इंडिया चाइना का मैटर में तो एक तरह से उसी टाइप का हुआ, मैटर कितना है हो गया, लेकिन 1 महीना बाद मीटिंग है, फिर 1 महीना बाद मीटिंग है। तो धीरे धीरे करके ऐसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। इंडिया चाइना का केस, इंडिया पाकिस्तान का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि उसके साथ बार बार इंडिया का युद्ध होते रहा है। तो ये इस कारण है क्योंकि इंडिया में शिक्षा व्यवस्था के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, पाकिस्तान में शिक्षा व्यवस्था के लिए पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन ट्रस्ट है। तो जैसी शिक्षा हो वैसा लोग, तो उस हिसाब से वहाँ पे हो जाता है। हाँ, यहाँ पे आपको देखने को हो सके, आज 16 फरवरी है ना, आज 16 फरवरी 2022 को ये अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया बहुत ज़्यादा, या फिर नेचुरल गैस का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैनिक क्रिएट करके वही 1000 का सिलेंडर 3000 में बेचेंगे और लोग लाइन भी लगाए रहेंगे। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से हमने यूक्रेन और रशिया के इशू को समझने का प्रयास किया।